भारतीय लोकतंत्र को अक्सर एक साफ सुथरी किताब की तरह पेश किया जाता है, लेकिन जमीन पर ये एक बेहद जैविक, जटिल और कभी-कभी हैरान कर देने वाला ऑर्गेनिज्म है। हाँ, और देखिए यही इसकी असल ताकत भी है। मतलब ये कोई स्थिर ढांचा तो है नहीं कि एक बार बन गया और बस चलता रहा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार पावर यानी सत्ता को एक केंद्र से निकालकर अलग अलग स्तरों पर धकेलने की कोशिश कर रहा है। कभी ये कोशिश बहुत कामयाब होती है और कभी ये बहुत गहरे अंतर्विरोध पैदा कर देती है ना? बिल्कुल सटीक कहा आपने। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी पावर शिफ्ट के मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। हमारे पास जानकारी का एक बहुत ही शानदार खजाना है जी। हमारे पास प्रजा फाउंडेशन का जमीनी स्तर के प्रशासन पर डेटा है, गठबंधन सरकारों की इनर वर्किंग्स पर इंटरनेशनल जर्नल और JETIR के रिसर्च पेपर्स हैं, और इसके साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के अहम दस्तावेज और दृष्टि IAS के विस्तृत नोट्स भी हैं। बिल्कुल। तो इन सब को मिलाकर हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव वाले दिन के बाद आखिर काम कैसे करता है, कैसे सत्ता संसद से निकलकर मोहल्ले की नाली तक पहुंचती है, और कैसे गठबंधन की मजबूरियां या फिर महिला आरक्षण जैसे मुद्दे इस पावर डायनामिक्स को पूरी तरह पलट रहे हैं। देखिए, सत्ता का ये विकेंद्रीकरण या पावर का ये डिसेंट्रलाइजेशन ये सिर्फ राजनीति विज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, नीतियां ऊपर से कैसे छनकर नीचे आती हैं और आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन को कैसे नियंत्रित करती हैं, ये समझना किसी भी जागरूक समाज के लिए सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल सही। मतलब अगर हम शुरुआत करें तो संसद का जो कागजी ढांचा है वो तो हम सब जानते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन असली पावर प्ले तब समझ में आता है जब हम इन सदनों के बीच के टकराव को देखते हैं, विशेष रूप से धन विधेयकों यानी मनी बिल्स को लेकर जो व्यवस्था है वो बहुत कुछ साफ कर देती है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है ना? राज्यसभा वैसे तो स्थायी सदन है, लेकिन जब देश के खजाने की चाबी की बात आती है तो पूरी की पूरी ताकत लोकसभा के पास सिमट जाती है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ये असंतुलन पैदा किया था। अच्छा, जानबूझकर? हाँ बिल्कुल। देखिए, लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए टैक्स लगाने या पैसा खर्च करने का आखिरी अधिकार उसी के पास है। लॉजिकल है। अगर राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर भी रखे ना, तो भी वो अपने आप पास मान लिया जाता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बड़ी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी राज्यसभा लंबी अवधि का विजन देखते हैं, सुझाव देते हैं। बिल्कुल। लेकिन रोजमर्रा के बड़े वित्तीय फैसले लेने और चेक पर साइन करने का काम एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी लोकसभा ही करती है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और अगर इन दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो जाए, किसी आम बिल को लेकर डेडलॉक बन जाए, तो क्या होता है? तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जहां लोकसभा अपने भारी नंबरों के कारण अक्सर हावी हो जाती है। और इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी को चुनने की जो पूरी मशीनरी है वो चुनाव आयोग चलाता है। जी हाँ, और इस मशीनरी का लॉजिस्टिक स्केल किसी को भी चौंका सकता है। वाकई। आपको पता है, नियम यह है कि किसी भी वोटर को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर ना करना पड़े। सिर्फ 2 किलोमीटर? हाँ, सुनने में ये एक साधारण नियम लगता है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब है कि चुनाव आयोग को हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर अंडमान के द्वीपों तक केवल 1 या 2 वोटरों के लिए भी पूरा पोलिंग बूथ स्थापित करना पड़ता है। अरे बाप रे। और एक बूथ पर 1500 से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते, ताकि भीड़ के कारण कोई वोट देने से वंचित ना रह जाए। मतलब ये तो एक लॉजिस्टिक चमत्कार है, और इस चमत्कार के पीछे एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव भी रहा है। 1989 से पहले वोटिंग की उम्र 21 साल हुआ करती थी। हाँ, राजीव गांधी सरकार के समय। बिल्कुल, उससे घटाकर 18 साल करने का जो फैसला था, उसने रातों रात करोड़ों युवाओं को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के केंद्र में ला खड़ा किया। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, इसने राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियां और घोषणा पत्र युवाओं के हिसाब से बदलने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, मतदान के जरिए सांसद और विधायक तो चुन लिए जाते हैं, पर आजादी के कई दशकों बाद तक एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि सत्ता राज्य की राजधानियों तक आकर रुक जाती थी। हाँ, वो नीचे तक नहीं पहुंचती थी। वही तो, आम इंसान के सबसे करीब जो सरकार होती है, यानी पंचायतें और नगरपालिकाएं,
वो पूरी तरह से राज्य सरकारों के रहमो करम पर जिंदा थी। मतलब उनका अपना कोई वजूद नहीं था। न उनके पास अपना कोई नियमित फंड था, न प्रशासनिक आजादी थी, और कई राज्यों में तो 15-15 साल तक स्थानीय चुनाव ही नहीं होते थे। बाप रे। तो इसी सेंट्रलाइज्ड पावर को तोड़ने के लिए 1992 का 74वां संविधान संशोधन लाया गया। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये सब्सिडियरिटी के सिद्धांत का जमीनी लागूकरण था। सब्सिडियरिटी, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये सिद्धांत बहुत ही तार्किक बात कहता है, जो फैसला जिस स्तर पर सबसे अच्छे तरीके से लिया जा सकता है उसे वहीं छोड़ा जाना चाहिए। ओके। अब आप ही बताइए, किसी शहर में पानी की पाइपलाइन कहाँ बिछनी है या कचरा प्रबंधन कैसे होना है, इसका फैसला राज्य सचिवालय में बैठे अधिकारी कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये तो मोहल्ले के लोगों को ही पता होगा ना। बिल्कुल। तो 74वें संशोधन ने संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर एक झटके में 18 ऐसे अहम कार्य स्थानीय शहरी निकायों जैसे नगर निगमों और नगर परिषदों को सौंप दिए। क्या बात है। लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी देना काफी नहीं था। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये था कि हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य कर दिए गए। मतलब अब चुनाव टाल नहीं सकते थे। एकदम सही। और वित्तीय आजादी के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य किया गया। अच्छा, इसका क्या काम होता है? इसका काम ही ये तय करना है कि राज्य के राजस्व में से कितना हिस्सा सीधे इन स्थानीय निकायों को मिलेगा। बड़े शहरों में वार्ड समितियों के निर्माण ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीधे आम नागरिक के दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये तो बात हुई सत्ता को लंबवत या वर्टिकल तरीके से नीचे की तरफ धकेलने की। लेकिन जब हम केंद्र और राज्यों के स्तर पर इस व्यवस्था को देखते हैं तो एक अलग ही तरह की जद्दोजहद नजर आती है। गठबंधन सरकारों की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सत्ता का बंटवारा क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल तरीके से होने लगता है, और यहीं से गठबंधन राजनीति का वो जटिल गेम थ्योरी शुरू होता है जिसने भारतीय राजनीति की पूरी दिशा बदल दी है। हाँ, 1989 के बाद कांग्रेस प्रणाली के अंत ने इस गेम थ्योरी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। ये वो दौर था जब क्षेत्रीय दल और जातीय पहचान के आधार पर बने समूह इतने मजबूत हो गए कि किसी एक राष्ट्रीय दल के लिए अपने दम पर सरकार बनाना लगभग असंभव हो गया। सही बात है। राजनीति में ये एक बड़ा शिफ्ट था, जहां खंडित जनादेश ने पार्टियों को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर मजबूर किया। मुझे 1996 का वो घटनाक्रम याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 दिन चल पाई थी। हाँ, वो बहुत ही ऐतिहासिक पल था। उस समय बैक स्टेज जो नेगोशिएशंस चल रहे थे वो दिखाते हैं कि बिना किसी प्री पोल अलायंस या वैचारिक समझौते के केवल आंकड़ों के दम पर सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। उसके ठीक बाद HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकारें आईं, जो बाहर से मिल रहे समर्थन पर टिकी थीं। जब ये समर्थन वापस लिया गया तो सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। और देखिए, यही राजनीतिक अस्थिरता ही गठबंधन सरकारों की सबसे बड़ी आलोचना का कारण बनती है। वो कैसे? जब 270 सांसदों वाला गठबंधन 4 सांसदों वाली एक छोटी पार्टी पर निर्भर हो जाता है तो प्रेशर पॉलिटिक्स का जन्म होता है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग टाइप? एक तरह से हाँ। छोटी पार्टियां राष्ट्रीय हितों के बजाय अपनी क्षेत्रीय मांगों को मनवाने के लिए समर्थन वापस लेने की धमकी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती हैं। इसे कहते हैं टेल वैग्स द डॉग वाली स्थिति। 2008 का भारत अमेरिका परमाणु समझौता इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। बिल्कुल। उस समय वामपंथी दल जो वैचारिक रूप से अमेरिका के साथ किसी भी रणनीतिक समझौते के खिलाफ थे, उन्होंने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। जी। एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक फैसले पर सरकार लगभग गिरने की कगार पर आ गई थी। ये दिखाता है कि कैसे गठबंधन की मजबूरियां कड़े राष्ट्रीय फैसले लेने की प्रक्रिया को पैरालाइज कर सकती हैं। आपकी बात सही है, लेकिन ये अस्थिरता और दबाव की राजनीति सिक्के का केवल एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को भारतीय समाज की विविधता के चश्मे से देखें तो गठबंधन सरकारें दरअसल एक बहुत बड़ा सेफ्टी वाल्व हैं। सेफ्टी वाल्व? वो कैसे? देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली में कोई पार्टी 30 या 35% वोट पाकर भी पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती हैं। बिल्कुल। गठबंधन की राजनीति उस पार्टी को मजबूर करती है कि वो बाकी 65% आवाजों को भी सुने।
ये किसी भी एक नेता या दल को निरंकुश होने या ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ने से रोकती है। और शायद यही कारण है कि हम अक्सर भारतीय राजनीति में घोर विरोधी विचारधाराओं को भी सत्ता के लिए एक साथ आते देखते हैं। व्यवहारिकता कई बार विचारधारा की कठोरता को पिघला देती है। एकदम सही। जम्मू कश्मीर में जहां भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, जिनके वैचारिक आधार बिल्कुल विपरीत छोर पर है, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। या फिर महाराष्ट्र का महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जहां शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसी अलग अलग जमीन वाली पार्टियां एक साथ आईं। और मौजूदा समय में राष्ट्रीय स्तर पर INDI गठबंधन भी इसी व्यावहारिकता का एक रूप है। हाँ। जहां आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल राष्ट्रीय मंच पर एक साथ खड़े हैं। हाँ। भले ही पंजाब, पश्चिम बंगाल या केरल जैसे राज्यों में उनके बीच तीखे राजनीतिक टकराव हों। बिल्कुल। पर यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारे स्रोतों में दी गई ये घटनाएं केवल राजनीतिक गतिशीलता को समझने के लिए हैं। हाँ, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, ये किसी दल का समर्थन या विरोध नहीं है। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए पार्टियां किस हद तक अपने अंतर्विरोधों को मैनेज करती हैं। सही बात है। गठबंधन सरकारों ने सत्ता को दिल्ली से निकालकर क्षेत्रीय और जाति समूहों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन प्रतिनिधित्व के इस बंटवारे में भी आबादी का आधा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर ही छूट गया। आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं। हाँ, सत्ता के इस विस्तार का अगला तार्किक और जरूरी कदम था महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, जिसने 106वें संविधान संशोधन को जन्म दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण अधिनियम 2023 ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लटके रहे विधेयकों में से एक रहा है। बिल्कुल। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। जब हम संसद में महिलाओं की मौजूदगी का डेटा देखते हैं ना, तो इसकी जरूरत बहुत साफ हो जाती है। कैसे? 17वीं लोकसभा, जिसे अब तक की सबसे अधिक महिला प्रतिनिधित्व वाली लोकसभा कहा गया, उसमें भी महिलाओं की संख्या सिर्फ 15% के आसपास थी। सिर्फ 15%? हाँ, और राज्य विधानसभाओं में तो यह आंकड़ा औसतन 9% पर अटका हुआ है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इस आंकड़े की तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तो भारत बहुत पीछे नजर आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि रवांडा जैसे देश की संसद में 61% महिलाएं हैं, क्यूबा में 53% हैं, और हम अभी भी 15% की सीमा को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। बिल्कुल। महिलाएं जब नीति निर्माण के शीर्ष स्तर पर बैठती हैं तो नीतियां केवल कागजी नहीं रह जाती। उनका झुकाव स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। वो क्या? अगर ये बिल पास हो गया है तो इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया? 2024 के आम चुनाव में ये आरक्षण क्यों नहीं दिखा? हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में था। इसके पीछे कोई राजनीतिक टाल मटोल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस संवैधानिक और तकनीकी मैकेनिज्म है, जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। परिसीमन का नाम सुनते ही लगता है ये सिर्फ नक्शे पे लकीरें खींचने का काम है, लेकिन असल में ये बहुत ही जटिल गणित है। बिल्कुल। परिसीमन आयोग का काम है ताजा जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। 1976 के बाद से लोकसभा की सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। हाँ, ताकि उन राज्यों को नुकसान ना हो जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया था। सही कहा। अब जब नया परिसीमन होगा तभी ये वैज्ञानिक रूप से तय हो पाएगा कि कौन सी नई सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। अगर बिना डेटा के रातों रात 33% सीटें मनमाने ढंग से आरक्षित कर दी जाती तो इससे जेरीमैंडरिंग यानी चुनाव क्षेत्रों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगते और ये मामला तुरंत कोर्ट में अटक जाता। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। डेटा और प्रतिनिधित्व की ये बहस महिला आरक्षण बिल के दौरान एक और बड़े विवाद में तब्दील हो गई। आप ओबीसी कोटे की बहस की बात कर रहे हैं? जी हाँ। इस विधेयक में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST की महिलाओं के लिए तो पहले से मौजूद आरक्षण के भीतर उप कोटा या सब कोटा दिया गया है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और इस मुद्दे पर हमारे स्रोतों में दोनों तरफ के बहुत मजबूत तर्क दिए गए हैं। जो लोग ओबीसी कोटे का समर्थन कर रहे हैं उनका तर्क इंटरसेक्शनैलिटी पर आधारित है। इंटरसेक्शनैलिटी? हाँ,
मतलब उनका कहना है कि एक ओबीसी महिला सिर्फ महिला होने के कारण ही भेदभाव का शिकार नहीं होती, बल्कि अपनी जाति और वर्ग के कारण दोहरे भेदभाव का सामना करती है। बिल्कुल सही। अगर 33% के भीतर उनके लिए अलग से जगह नहीं बनाई गई तो इस आरक्षण का पूरा फायदा शहरी और सामान्य वर्ग की संपन्न महिलाओं तक ही सिमट कर रह जाएगा। इसके ठीक विपरीत इस उपकोटे का विरोध करने वालों का भी एक तर्क है। वो क्या कहते हैं? उनका तर्क है कि महिलाएं अपने आप में ही एक यूनिफाइड क्लास या एक अलग वर्ग हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था सभी महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करती है। ये भी एक नजरिया है। अगर महिलाओं के इस कोटे को जातियों में बांट दिया गया तो उनका सामूहिक राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। यह एक वैचारिक टकराव है कि क्या हम महिलाओं को एक समूह के रूप में देखते हैं या जातियों के भीतर एक उप समूह के रूप में। यह जटिलता केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। जब हम जमीनी स्तर पर यानी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात करते हैं तो राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल टेस्ट है। और ये ट्रिपल टेस्ट इतना कड़ा है कि कई राज्य इसमें फेल हो जाते हैं। देखिए, ट्रिपल टेस्ट की जो शर्तें हैं वे दरअसल सरकारों की मनमानी रोकने का मैकेनिज्म्स हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण की घोषणा नहीं कर सकते। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? पहला टेस्ट, राज्य को एक समर्पित आयोग बनाना होगा जो वार्ड स्तर पर पिछड़ेपन का डेटा इकट्ठा करे। अच्छा। और दूसरा उस डेटा के आधार पर यह तय हो कि किस नगरपालिका में कितना आरक्षण चाहिए। और तीसरा, कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% की सीमा को पार न करे। तो पेच कहाँ फंसता है? ये राज्यों के लिए सबसे मुश्किल काम ये अनुभवजन्य डेटा या एम्पेरिकल डेटा जुटाना होता है, क्योंकि कई बार जो जातियां राज्य स्तर पर पिछड़ी हैं वे किसी खास नगर पालिका में राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हो सकती हैं। कानूनों को जमीन पर लागू करने की ये चुनौती तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब आधुनिक संवैधानिक मूल्य और सदियों पुरानी पारंपरिक प्रथाएं आमने सामने आ जाती हैं। नागालैंड का उदाहरण है ना? बिल्कुल। नागालैंड का जो मामला हमारे शोध में सामने आया है वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अभी हमने 74th संशोधन की बात की जिसने 1992 में ही शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया था जी। लेकिन आज तक नागालैंड में ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है क्योंकि वहाँ इसका भारी विरोध हो रहा है। और विरोध का कारण भी बहुत तकनीकी है। विरोध करने वाले स्थानीय जनजातीय संगठन संविधान के ही एक और हिस्से अनुच्छेद 370A का हवाला देते हैं। ये अनुच्छेद क्या कहता है? यह विशेष अनुच्छेद नागा लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं और उनके पारंपरिक कानूनों को संसद के किसी भी ऐसे कानून से बचाता है जो उनकी सहमति के बिना थोपा जाए। ओह, तो मतलब एक ही संविधान के दो हिस्से टकरा रहे हैं। बिल्कुल। उनका तर्क है कि नागा समाज की पारंपरिक संस्थाओं में निर्णय लेने की शक्ति ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के पास रही है, इसलिए ऊपर से महिलाओं का आरक्षण थोपना उनके सांस्कृतिक अधिकारों में दखलंदाजी है। ये एक बेहद जटिल स्थिति है। एक तरफ संविधान का वो हिस्सा है जो लैंगिक समानता की गारंटी देता है और दूसरी तरफ उसी संविधान का वो हिस्सा है जो स्वदेशी संस्कृतियों और उनकी स्वायत्तता की रक्षा करता है। जब ये दोनों टकराते हैं तो लोकतंत्र के लिए कोई एक सीधा ब्लैक एंड व्हाइट समाधान नहीं बचता। और इस पूरी चर्चा का सार भी यही है। भारतीय लोकतंत्र सिर्फ एक चुनाव प्रणाली नहीं है, ये लगातार चल रही एक नेगोशिएशन, एक बातचीत है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो हम देखते हैं कि 1992 के 74th संशोधन ने सत्ता को मोहल्ले की वार्ड समितियों तक पहुंचाया। 90 के दशक के गठबंधन राजनीति ने सत्ता को एक पार्टी के प्रभुत्व से निकालकर क्षेत्रीय क्षत्रपों में बांट दिया और अब 106th संविधान संशोधन उसी सत्ता में आधी आबादी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने जा रहा है। बिल्कुल। ये मशीन हर दिन अपने कल पुर्जे बदल रही है ताकि ये समाज के आखिरी इंसान तक पहुंच सके। लेकिन इस विकास यात्रा में कुछ बड़े सवाल अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा ही विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, ये जरूरी है। क्या है वो विचार? हम सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नई जनगणना होगी, परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन जरा सोचिए, जब ये परिसीमन होगा तो आबादी के आधार पर तय होने वाली लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 750 या 800 तक हो सकती हैं। बाप रे, इतनी ज्यादा? हाँ, और चूंकि उत्तर भारत की आबादी दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है,
तो नए परिसीमन में उत्तर भारत के राज्यों को बहुत ज्यादा नई सीटें मिलेंगी। ओहो। क्या इस बदलाव से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ये तो वाकई एक टाइम बॉम्ब की तरह है। और तब हमारी गठबंधन की राजनीति क्या नया रूप लेगी? क्या कम आबादी वाले राज्य हमेशा के लिए केंद्र की सत्ता में अपनी प्रासंगिकता खो देंगे? जो लोकतांत्रिक मशीन हमें आज जटिल लग रही है, कल जब उसमें भौगोलिक और जनसांख्यिकीय बदलाव के सैकड़ों नए कलपुर्जे जुड़ेंगे, तो सत्ता का ये प्रवाह किस दिशा में जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। वाकई हम लोकतंत्र को जितना सीधा और स्पष्ट समझते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और हर पल करवट लेने वाला सिस्टम है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और इन सवालों पर सोचते रहिए।